हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है बच्चों अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपने पास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइव बी से डिनोट करेंगे। फाइव यहां हम फ्लक्स के लिए यूज में ले रहे हैं और यहां जो बी हम यूज में ले रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज में ले रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास सिंबल होगा वो क्या होगा यार, फाइव बी होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। कि ऐसा मान लो कि बच्चों ये अपने पास कोई सरफेस है, ये इस तरीके से हमने सरफेस बना रखी है, ये अपने पास सरफेस है और ये सरफेस है किस तरीके से, तो हम बात करते हैं तो बच्चों ये सरफेस इस तरीके से अपने पास में, इस तरीके से ये वर्टिकल है अपने पास में, इस तरीके से ये सरफेस है अपने पास में। और इस सरफेस से यहां देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ये इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से कैसी है, परपेंडिकुलर है। और इसका जो एरिया वेक्टर अपने पास है, इसका जो एरिया वेक्टर है, वेक्टर जो है वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होता है। इसके परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर या तो इस डायरेक्शन में रहेगा या अपने पास में इस डायरेक्शन में रहेगा। यदि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये अपने पास में इसका एरिया वेक्टर ए हम इस तरीके से मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली मीन परपेंडिकुलर पास हो सकती है, हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर्स होता है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली पास होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। कैसे, जैसा हम समझते हैं कि सपोज जैसे यहाँ पर हम बात करें कि एक अदर सरफेस अपने पास ये और है, इस अदर सरफेस से एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ये एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो फ्लक्स है वो ओनली अपने पास कितना है, एक है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने कितना मान लिया, मान लो सिंगल अपने पास वन है। ऐसे ही हम बात करें कि यदि मान लो कि आपके पास ऐसी ही कोई सरफेस है, इस सरफेस से अपने पास में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसका फ्लक्स मैं मान लेता हूं कितना आ रहा है, अपने पास 2 आ रहा है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि इसी से अपने पास में जैसे मान लिया 3 पास हो रही है तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स हम कितना मान लेते हैं, इसका 3। इसका मीन ये हो गया कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली अपने पास में पास होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसका देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम इसका देखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हम बात करें कि ये सरफेस अपने पास है, ये सरफेस हम वापस से बना लेते हैं और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। और इसका जो एरिया वेक्टर है मैं मान लेता हूँ कितना है, A है। इसका एरिया वेक्टर हमने कितना मान लिया, A मान लिया। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम 5B से लिखेंगे, ये इस B के, B यानी जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है B के और जो एरिया वेक्टर है A, इसके डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसके डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मैथमेटिकल फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेक्टर एरिया उसके डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है,
ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमें यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। और स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो ये अपने पास में मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो B डॉट A होगा। अब मान लो कि यहाँ पर तो हम कुछ बातें इस तरीके से कर रहे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों सेम ही डायरेक्शन के अंदर है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्यों है, इसका रीजन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी हमने इसी की डायरेक्शन में मान रखा है। सपोज करें, क्योंकि इसकी हमें बहुत सारी कंडीशंस यदि पता होगी तो हमें बहुत आसानी रहेगी इसके क्वेश्चंस करने में। जैसे हम बात करें, जैसे बच्चों हम बात करें किस तरीके से बात करें कि ये कोई सरफेस अपने पास और इस पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से पास हो रही है। इस तरीके से पास होने का मतलब हो गया कि इस सरफेस से वो कितना एंगल बना रही है, अपने पास थीटा एंगल बना रही है। यदि वो इस मैग्नेटिक मतलब इस सरफेस से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो थीटा एंगल बना रही, तो बच्चों आप ही देखेंगे, ये देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस का कंपोनेंट होगा। उसका क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कोस का कंपोनेंट होता है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में होता है। और यहाँ पर हम दूसरा कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा बी कोस थीटा के, जहां एंगल ए बनेगा वो किसका कंपोनेंट होगा बच्चों, बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेक्टर एरिया बच्चों वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा और वेक्टर एरिया अपने पास क्या है, ए है। अब यदि हम इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैं मान लेता हूं 5b है। तो आप भी देखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने क्या बात कही कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकता है हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यह फाई का मतलब क्या हो गया कि तो फाई आप भी देखेंगे कि देखो ये तो सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसका कौन सा कंपोनेंट यूज आएगा, बी कोस थीटा यूज आएगा और ये क्या हो गया आपके पास ए हो गया। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास यहाँ क्या होता है, बी ए कोस थीटा भी होता है। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, बी ए कोस थीटा। यानी यदि बी और ए के मिड में आप ये कह सकते हैं B और A के मिड में, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं क्योंकि बच्चों ये B है आपके पास में, ये B है और आप ये देखेंगे एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। यदि एरिया इस डायरेक्शन में है तो आप भी कह सकते हैं कि ये B और A के मिड में ही तो एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है अपने पास, थीटा एंगल बन रहा है। और यदि ये एंगल अपने पास थीटा बन रहा है तो आपको उस कंडीशन के अंदर ये फ्लक्स फाइंड करना है तो वो फ्लक्स अपने पास क्या आएगा, बी ए कोस थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कंपोनेंट होगा उसका जो अमाउंट होगा वो इसके इस बी के कौन से कंपोनेंट से डिसाइड होगा, बी कोस थीटा से डिसाइड होगा। इसलिए हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो बी कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। अब हम यदि बात करें और यदि हम बात करें कि कुछ कंडीशन हम लेते हैं कि ये थीटा में किस तरीके से आप वेरिएशन करें और थीटा में वेरिएशन करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरीके से पास होगी, उनका एंगल जो होगा इस सरफेस से कैसा होगा, एरिया से अपने पास एंगल किस तरीके से होगा, तो उसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि यदि आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, मैं सारी कंडीशन को यही बताता हूं, ये थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री ले लेते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस साइड में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस कंडीशन में आप ही देखेंगे कि ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है अपने पास में सेम है और दोनों का डायरेक्शन यदि अपने पास सेम है तो यहाँ 5b बच्चों अपने पास क्या आएगा, बी ए कोस 0 डिग्री आएगा और कोस 0 क्या होता है बच्चों अपने पास 1 होता है। सो यहाँ फ्लक्स कितना आएगा, बी ए आएगा, यह फ्लक्स बी ए आ गया। लेकिन यहां से कुछ बात अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी और वो बातें हमारे को दिमाग में क्या रखनी पड़ेगी, देखिए आप यहां हम देख रहे हैं
कि ये सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है, ये सरफेस इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, इस तरीके से उधर जा रही है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस साइड जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस साइड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मान लेता हूं कि जो ब्लैक वाला है अपने पास में मार्कर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बता रहा है और जो रेड वाला है वो किसको बता रहा है अपने पास में इस एरिया की डायरेक्शन को बता रहा है और दोनों यहां देखेंगे सेम डायरेक्शन में है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ चुके, इस तरीके से आ चुके, लेकिन जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मीन ये कह सकते हैं यदि थीटा 0 है, थीटा 0 का मीन ए और बी के अंदर जो एंगल है वो अपने पास कितना है, 0 डिग्री है। तो ये जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा वो इनके कैसा होगा, वो जो परपेंडिकुलर होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि उसका सरफेस परपेंडिकुलर है, तो हम बिना सोचे समझे या थीटा कितना रख देते हैं, 90 रख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि यदि सरफेस परपेंडिकुलर है तो बी और ए में या तो एंगल 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। सर 180 डिग्री कैसे होगा, तो 180 वाले चलो हम इसी से बनाते हैं, 180 वाली कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और वेक्टर एरिया, और वेक्टर एरिया में मान लेता हूं कि इस बार इस डायरेक्शन में हम यूज ले रहे हैं। तो आप देखेंगे बी उस साइड में है और एरिया इस साइड में है। यदि बी इस साइड में, ए इस साइड में है, तो यह थीटा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं ये 180 होने पर पहले बात हम फ्लक्स देख लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ बी ए कोस 180 डिग्री से कितना रहेगा, क्योंकि कोस 180 -1 होता है, तो यह फ्लक्स तो कितना आ गया, बी ए आ गया। बट हम ये देख पा रहे कि अभी भी सरफेस जो है इन दोनों के कैसी है, परपेंडिकुलर है। यानी जब थीटा अपने पास 0 डिग्री रहेगा या थीटा 180 डिग्री रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस होगी वो इस कंडीशन में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब हम यदि उस कंडीशन को फॉलो बताते हैं जिसमें ये एंगल कितना बने बच्चों अपने पास, 90 डिग्री बने। एंगल 90 डिग्री देखो किस में बनता है, देखते हैं। तो ये दो कंडीशन अपने पास समझ में आई। फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ क्या बताया, फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ बताया कि थीटा 0 हो या थीटा 180 होगा तो बी और ए या तो एक दूसरे की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा। लेकिन जो सरफेस होगी जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो इन दोनों के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि सरफेस इस तरीके से है ये वाली। अब यदि हम 90 डिग्री की बात करें, यानी बी और ए में एंगल 90 डिग्री हो, तो देखो सरफेस कैसी बना रहा हूं मैं, देखते हैं। अब देखें कि ये तो बच्चों में मान लेता हूं कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और इसमें इस बार सरफेस, इसमें इस बार जो सरफेस है, इसमें इस बार जो सरफेस है वो इस तरीके से है। ये सरफेस है बच्चों अपने पास, ये वाली सरफेस है, ये ऐसे रखी हुई है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो सरफेस कैसी रखी है, तो बच्चों सरफेस जो रखी है वो इस तरीके से, इस तरीके ऐसे रखी है, ऐसे 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 सरफेस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस साइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि इस तरीके से इस साइड में जा रही है तो इसका जो वेक्टर एरिया रहेगा, जो इसका एरिया रहेगा वो ये लो वेक्टर एरिया इस साइड में। तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है और वेक्टर एरिया इस साइड में है, तो यहाँ ए एंड बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर की कंडीशन में बी ए cos 90 बच्चों 0 होता है, तो 5 भी क्या हो गया, 0, फ्लक्स 0, क्योंकि फ्लक्स की बात ही हमने क्या कही है, फ्लक्स के बारे में ये बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगी तो उसके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन ये देखो पैरेलल पास हो रही है, एक तरीके से हम ये देखें, दोनों के मिड में एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे, ये सरफेस इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, पैरेलल ही तो जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि परपेंडिकुलर जाती है तो ऐसे जाती है या इस तरीके से आती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है, इस तरीके से पैरेलल पास हो रही है, और इस तरीके से यदि पैरेलल पास हो रही है तो सरफेस के बाहर से इधर से जाएगी, सरफेस के बाहर से इधर से जाएगी, सरफेस के अंदर से नहीं जाएगी।
और जब तक सरफेस के अंदर से नहीं जाएगी तब तक कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आने वाला है। इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा अपने पास, 0 होगा। लेकिन दो चीज यहाँ समझ में, एक चीज और समझ में आ गई कि फ्लक्स 0 है, और दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि यदि बी और ए में एंगल कितना है, बी और ए में एंगल अपने पास कितना है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, बी और ए में 90 डिग्री एंगल है। तो देखें ये सरफेस और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा, पैरेलल, यानी 0 डिग्री होगा। यानी सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या हो सकता है एंटी पैरेलल हो। इसका मीन ये हुआ कि ए और बी में एंगल यदि अपने पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो सरफेस जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रखा होगा, पैरेलल होगा, और उसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बस 0 होगा। अब इतनी चीजें यदि हमने सीखी है, इतनी कंडीशन हम सीख रहे, तो अब हम फटाफट से इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशंस भी देख लेते हैं। तो देख रहे, सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करते हैं। तो जब भी आपको नोट करना हो तो नोट करने के लिए आप क्या किया करें, पॉज किया करें और नोट कर लिया करें। और यदि हम अब और बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका यूनिट का, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखो 5b इक्वल्स टू, फर्स्ट आ रहा है b डॉट a। अब b के बारे में हमें पता है कि b क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का पहले एसआई सिस्टम में देख रहे हो, एसआई मीन एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। b मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका यूनिट क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। और a एरिया होता है जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यह 5b जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट अपने पास क्या फाइंड होगा, यह टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम इस टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को एक साइंटिस्ट के नेम पर लिखते हैं, किससे, वेबर। तो इसका टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर भी लिख सकते हैं। यानी इसका मेन जो हम यूनिट यूज लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो क्या यूज में लेते हैं, वेबर यूज में लेते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, WB होता है। इसी तरीके से सीजीएस में हम देखें तो सीजीएस में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस जो यूनिट होता है वो गाउस होता है, जिसको कैपिटल G से भी लिखा जाता है, जैसे टेस्ला को कैपिटल T से लिखा जाता है। और मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या यूज लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि सीजीएस में जो एरिया है या जो लेंथ होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इसका सीजीएस में साइंटिस्ट के नेम पर भी यूनिट है, क्या नेम है, मैक्सवेल। तो सीजीएस में इसका अदर यूनिट क्या होता है, अपने पास मैक्सवेल भी होता है। और यदि आपको इसको वेबर को मैक्सवेल में कन्वर्ट करना हो कि 1 वेबर इक्वल्स टू कितना मैक्सवेल होता है, तो हम देखते हैं कि आपको पहले टेस्ला को गाउस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पता होना चाहिए 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू पावर 4 गाउस होता है। यानी एक टेस्ला में 10 टू पावर 4 गाउस होता है। सो जब आप टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला को गाउस में चेंज करें, इसका मीन वेबर किस में कन्वर्ट होगा, मैक्सवेल में। इसके लिए फिर मीटर स्क्वायर को भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले टेस्ला को गाउस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप टेस्ला को गाउस में चेंज कर चुके हैं। बट आपको मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसका भी 10 टू पावर 2 सेमी होता है, और इसका भी होल स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करेंगे, यानी 1 वेबर इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, 10 टू पावर 4 एंड 4 क्या आ जाएगा, मैक्सवेल आ जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू पावर -8 वेबर आएगा। तो 10 टू पावर -8 वेबर आ गया। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या है, इस B का जो यूनिट है, वो 5B, यानी फ्लक्स के टर्म में भी हम देखते हैं, फ्लक्स के यूनिट के टर्म में भी बहुत बार यूज लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि यहाँ B का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 5B अपॉन
एरिया भी हो सकता है। सो 5b यानी वेबर और ए यानी एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये वेबर प्रति यानी वेबर पर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी अपने पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा, जो किसके इक्वल होगा, टेस्ला के ही इक्वल होगा। क्योंकि देखिए यार टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर यदि वेबर के इक्वल है तो टेस्ला किसके इक्वल होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये बी का यूनिट हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में क्या लेते हैं, यूज लेते हैं। और आप डायमेंशन आप इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। डायमेंशन के लिए आप बी का डायमेंशन रखें, ए का डायमेंशन रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास किसका डायमेंशन आ जाएगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का भी डायमेंशन आ जाएगा। यानी इसमें दो चीजें आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि यदि सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, इस तरीके से, तो एरिया जैसे अभी बात की थी हमने कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया में एंगल ऑलवेज कितना डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। यानी सरफेस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में एंगल 0 या 180 भी आपके पास बन सकता है। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स था। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो होता क्या है, और उस मैग्नेटिक इंडक्शन को देने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देने साइंटिस्ट कौन थे, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।